नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी सीटीईटी साइंस की क्लास नंबर 16 है। हम पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसका आज पार्ट 4 है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये क्लासेस सीटीईटी, यूटीईटी, यूपीटीटी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हिंदी में कहें तो पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से समझेंगे, बेसिक से लेते हुए चलेंगे हम, क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेहतर करेगा। पहला तरीका होगा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट यानी कि पदार्थ की भौतिक अवस्था के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रासायनिक संगठक के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसको मैं सीधे सिंपल लिख रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ, इतना आप लिख देना, उसके बाद का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, उसके बाद का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। तो आप पूरा लिखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन या रासायनिक संघटक रासायनिक संघटक के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इस वाले में अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेनली हम इन तीनों को ही देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। इसके अलावा प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट भी होती है। तो हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, तो हमें तो इस वाले को देखना है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, रासायनिक संघटक। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। तो इसमें दो टाइप से हम क्लासिफिकेशन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आपने टीचर बनना है, भविष्य में बच्चों को समझाना है, तो आपको क्लासिफिकेशन इसका अच्छे से माइंड में मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एक हो गया प्योर मैटर, ठीक है, शुद्ध पदार्थ। दूसरा है इम्प्योर मैटर यानी कि अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, फिर प्योर मैटर में और कौन से इसके फर्दर क्लासिफाइड करें हम अगर इसको प्योर मैटर को। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट आ जाता है, एक कंपाउंड आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। ये प्योर मैटर के अंडर में आता है। और इम्प्योर मैटर के अंडर में सिर्फ एक ही आता है, मिक्सर। मिक्सर क्या होता है, इम्प्योर मैटर होता है। ठीक है, तो मिक्सर हिंदी में बोले तो मिश्रण। कंपाउंड को कहते हैं यौगिक और एलिमेंट को कहते हैं तत्व। लिखना है तो लिख देता हूँ हिंदी में भी, दूसरी पेन से लिख लेते हैं। एलिमेंट हो गया आपका तत्व, ठीक है। कंपाउंड को कहते हैं यौगिक और मिक्सर को कहते हैं मिश्रण। इसके बाद हम देखेंगे इनको और आगे हम क्लासिफाइड अगर करेंगे तो देखिए एलिमेंट। एलिमेंट को करूँ मैं, अब मैं इसको लाल पेन से बना रहा हूँ एलिमेंट वाले को। ठीक है, तो इधर की तरफ हम इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। लाइन थोड़ा तिरछी हो गई है, मिटा देते हैं। तो एलिमेंट का इतना कर देते हैं। तो एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, तीन पार्ट में आगे हम क्लासिफाइंग को कर सकते हैं। एक हो जाएगा मेटल, मेटल यानी कि धातु, मेटल। नॉन मेटल यानी कि अधातु। और तीसरा हो जाएगा मेटालॉइड, मेटालॉइड। ठीक है, ये एलिमेंट्स तत्व के क्या है, वर्गीकरण है। हिंदी में लिखाने की जरूरत है नहीं। मेटल को धातु कहते हैं, नॉन मेटल को अधातु कहते हैं और मेटालॉइड्स को उपधातु कहते हैं। कंपाउंड को अब हम इस वाली पेन से कर रहे हैं, तो कंपाउंड को मैं एस में कर लेता हूँ क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो एक हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे हो जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी में अगर कहा जाए, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं। हिंदी में कहें तो कार्बनिक और अकार्बनिक। और जो मिक्सचर होता है उसको भी हम दो टाइप से फिर डिवाइड करते हैं आगे, एक हेट्रोजीनियस और एक होमोजीनियस। ठीक है, जगह कम है तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। एक हो गया होमोजीनियस, एक हो गया हेट्रो। इसको कहते हैं समांग मिश्रण, समांगी मिश्रण। ठीक है, और हेट्रो हो गया विषमांगी मिश्रण।
ये हो गया विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसको थोड़ा इधर खिसका के लिखना पड़ेगा, विषमांगी मिश्रण। तो इसमें आपको थोड़ा डाउट हो सकता है प्योर मैटर पे कि प्योर मैटर क्या होता है, ठीक है। प्योर मैटर यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनके सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के हो, मतलब कि वे पदार्थ जिनके क्या हों, सभी कण, किसी पदार्थ के सभी कण एक समान प्रकृति के हो तो उसको कहते हैं प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ। सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति को, सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के हों, ठीक है। दूसरी दूसरी चीज हम केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, सबस्टांस। आप सुन भी रहे होंगे, मैं काफी बार सबस्टांस कहता हूँ। तो सबस्टांस क्या होते हैं? सबस्टांस किसको कहते हैं? सबस्टांस कहते हैं मैटर कोई, पदार्थ कोई, क्या कहते हैं? सबस्टांस कहते हैं। पर क्या मैटर हु केमिकली रिएक्ट करे जो, ठीक है, जो रासायनिक रूप से रिएक्ट करता हो उसको कहते हैं सबस्टांस। इसके बाद अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो फिजिक्स का पार्ट हो गया, ये हमने वहाँ पढ़ दिया है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो प्योर मैटर बता दें मैंने आपको क्या होता है। अब हम इम्प्योर मैटर, प्योर मैटर का उल्टा हो गया, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम कंपाउंड को पढ़ेंगे। एलिमेंट को जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसी के अंदर हम इसी के ही क्या कर देंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को पढ़ेंगे। कंपाउंड पढ़ने के बाद हम मिक्सर को पढ़ रहे होंगे, उसी में हम समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण पढ़ेंगे, कोलाइड वगैरह भी, सस्पेंशन वगैरह भी हम वही पढ़ेंगे, और एसिड लिक्विड, सॉरी एसिड बेस सॉल्ट हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट से शुरू करते हैं और एलिमेंट के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को भी हम यहीं पे ही पढ़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि तत्व। तो एनी सबस्टांस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बनने वाला सबस्टांस, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। यानी सबस्टांस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एटम यानी कि परमाणु। सबसे पहले क्या होता है कि रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 1661 में डैश करके एलिमेंट सर्वप्रथम भी लिख देते हैं, सर्वप्रथम एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। एलिमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था 1667 में, सर्वप्रथम एलिमेंट शब्द का प्रयोग। बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एंटोनी लवाइजर ने डेफिनेशन दी थी एलिमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एंटोनी लवाइजर। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी एलिमेंट की कि नाइदर बी ब्रोकन नॉर बी ब्लिट अप फ्रॉम टू और मोर सबस्टांस बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड, यानी कि तत्व को ना तो हम तोड़ सकते हैं, ना तो हम उसको किसी और दो सबस्टांस को क्या फिजिकल, यानी कि उन्होंने कहा कि तत्व को तो ना हम बना सकते हैं ना उसको हम तोड़ सकते हैं। दो पदार्थों से जोड़कर, चाहे फिजिकली या केमिकली मेथड से जोड़े, हम नहीं बना सकते। तो लिखने की जरूरत है नहीं, टाइम लग जाएगा, आपको लिखना है तो मैं बोल दे रहा हूँ कि एंटोनी लवाइजर ने कहा था कि नाइदर बी, मतलब कि एलिमेंट नाइदर बी ब्रोकन नॉर बी स्प्लिट अप फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। किसी भी प्रकार के फिजिकल या रासायनिक तरीके से हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर ना तो एलिमेंट को बना सकते हैं या ना तो एलिमेंट को तोड़ के दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, 6, 7, 8, 9, 10 तक की एनसीईआरटी में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और पेपर में भी ऐसे ही एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब तक के टोटल एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, टोटल एलिमेंट हैं 118, 118, ठीक है। अब तक टोटल 118 एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनमें की क्या है 92 क्या है, नेचुरल है, 92 नेचुरल है, और उसके अलावा जितने बचे वो सब क्या हैं,
मैन मेड हैं, तो रेस्ट आर मैन मेड, यानी कि 92 तो नेचुरल एलिमेंट है, उसके अलावा जितने बच गए घटा लेना आप 118 में से 92, वो सब क्या है, मैन मेड है। और फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट जो बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। फर्स्ट सिंथेटिक, सिंथेटिक से मतलब है कि मैन मेड। फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट कौन सा है आपको ये बताना है, अगर आपको पता है तो वो है टीसी। टीसी यानी कि टेक्नेटियम। आपको इसका परमाणु क्रमांक कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता है। टेक्नेटियम, टेक्नेटियम का होता है 43। ठीक है। एंटोनी लवाइजर ने जो क्लासिफाई किए थे, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग बाय एंटोनी, एंटोनी लवाइजर, उनका पूरा नाम था एंटोनी लॉरेंट लवाइजर। ठीक है, LAVOISIER। तो इनके हिसाब से क्या था कि 92 एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक है, तब तक इतने ही ज्ञात रहे होंगे, 92 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। तो जिसमें से क्या बताया उन्होंने कि इसमें से क्या है, 92 में से 72 तो मेटल है। ठीक है, 72 मेटल है और 20 क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स हैं। और 72 क्या है, मेटल्स है, यानी कि 72 धातु हैं और 20 अधातुएं हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एलिमेंट्स। तो इसमें हम कुछ जरूरी फैक्ट देख रहे हैं तत्व के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट है कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला, मतलब कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में पाया, या सर्वाधिक लिख देता हूँ, ब्रह्मांड में सर्वाधिक, अब तक जो ज्ञात ब्रह्मांड है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड खैर अनंत है, पता नहीं कहाँ क्या क्या होगा, पर जितना अब तक ज्ञात है, यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट या तत्व, तो वो है कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि एटमॉस्फेयर में, यानी कि वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व आपको पता ही है, इतना पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन, ये सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, कि भू प्रॉपर्टी, यानी कि अर्थ क्रस्ट। ठीक है, भू प्रॉपर्टी हिंदी में, इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट, हिंदी में लिखना है तो भू प्रॉपर्टी। ठीक है, भू प्रॉपर्टी यानी कि जो ऊपरी परत है ना, पृथ्वी की ऊपरी परत है, उसकी बात हो रही। तो में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन से पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, और उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम। ठीक है, और ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। अगर उससे ज़्यादा आपको जानना है डिटेल में तो ये है, देखो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर है सिलिकॉन, और उसके बाद एल्युमिनियम, और उसके बाद आयरन, और फिर कैल्शियम पाया जाता है। तो ये टॉप के 5 है। ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इन तीनों को याद रखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो इसमें अगर देखा जाए कि कौन कितने परसेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है आपका 46.60%, सिलिकॉन पाया जाता है 27.72% प्रतिशत, और एल्युमिनियम पाया जाता है लगभग 8%। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया कि अर्थ क्रस्ट में, भू प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो धातु एल्युमिनियम हो जाएगी। ठीक है, भू प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम हो जाएगी, क्योंकि ये धातु नहीं है और ना ही ये धातु है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं, तो मैं इतना लिख ना रहा हूँ, मैं ह्यूमन बॉडी डैश करके लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। तो हमारी बॉडी में पाया जाता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कार्बन, और उसके बाद हाइड्रोजन। तो 65% बॉडी तो हमारी ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी होती है।
18% के आसपास होता है कार्बन और 10% पाया जाता है हाइड्रोजन। ये एलिमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम एक एक करके एलिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल को, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था ना, यहाँ पे देखो आप एलिमेंट, उसके बाद आप मेटल पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल पढ़ेंगे, फिर मेटलॉइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं मेटल। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेटल। मेटल यानी कि धातु, ठीक है। तो धातुओं के बारे में हम देखते हैं कि धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट वाले हिस्से में, ठीक है। अगर ये पीरियोडिक टेबल आप लोग देख लीजिए एक बार, अगर आपके पास है, या पीडीएफ देख लीजिए, या गूगल पे अभी सर्च करके आप पीरियोडिक टेबल पे नज़र मारिए, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में धातु पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट पार्ट लिख दो, लेफ्ट साइड लिख दो, जो मर्जी वो लिखो, लेफ्ट पार्ट में ये पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखें कि हमने पहले, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, धनायन हो जाता है इन हाइड्रोजन के अतिरिक्त, ठीक है। तो उनको मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इस तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पे मेटल्स, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन, धनायन ठीक है, धनायन प्रदान करते हैं। और यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए आप, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको ही अगर वो छोड़ दे तो बहुत बड़ी समस्या का विषय है। अच्छा, कैसे हम मेटल को प्राप्त करते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि अयस्क होते हैं, अयस्क, ठीक है। अयस्क क्या होते हैं, ओट्स होते हैं, ओट्स, ठीक है। अयस्क हिंदी में कहते हैं। तो अयस्क का हम क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, निष्कर्षण कहे तो एक्सट्रैक्शन करते हैं। अयस्क का हम निष्कर्षण करते हैं। इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ना है सीटीटी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, पर थोड़ा बहुत तो हमको पता होना ही चाहिए। तो अयस्क का निष्कर्षण करते हैं, और निष्कर्षण करने पे क्या प्राप्त होते हैं, मेटल प्राप्त होते हैं। क्योंकि धरती पे तो मेटल ऐसे शुद्ध रूप में तो पाए नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे सोना है तो सोना पाया जा सकता है, पर बाकी तो अपने अयस्क फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात, निष्कर्षण की बात हो चुकी है और उसकी बात हो रही है अयस्कों की, तो हमें बताना है कि भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद आ गई है, तो उसको मैं आपको लिखवा लेता हूँ, भारतीय खनन, क्योंकि खनन करके ही तो हम अयस्क को निकालते हैं ना। तो भारतीय खनन ब्यूरो का हेडक्वार्टर, मुख्यालय लिखो या हेडक्वार्टर लिखो, ठीक है। तो ये है नागपुर में, और कब बना, 1948 में, ठीक है। मेटल हम पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल कैरेक्टर ऑफ मेटल हम देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। फिजिकल, फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। सबसे पहले हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी यानी कि चालकता। सबको ही पता है कि क्या होते हैं, मेटल चालक होते हैं विद्युत के और ऊष्मा के भी, अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि गुड कंडक्टर, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ, गुड कंडक्टर ऑफ किस किस के, एक तो हीट के यानी कि ऊष्मा के, और इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर, ये सी से क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है, टाइम बचा के चलते हैं हम। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कौन, मेटल। अब इलेक्ट्रिसिटी का हम देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा कौन करता है, कंडक्टर कौन सबसे अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है सिल्वर, एजी यानी कि चांदी। तो एजी में लिख रहा हूँ, आप सिल्वर भी लिख दीजिएगा। उसके बाद होता है कॉपर यानी कि तांबा, और उसके बाद होता है एल्युमिनियम। तो सबसे ज़्यादा धारा प्रभावित आसानी से होगी सिल्वर में, फिर कॉपर में, फिर एल्युमिनियम में। घरों में ज़्यादातर कॉपर की वायर होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज, क्योंकि सिल्वर तो काफ़ी महंगा होता है। और सबसे, जो मेटल की बात हो रही तो सबसे कम, ठीक है, सबसे कम
ऊष्मीय यानी कि हीट, सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे कम ऊष्मीय विद्युत हमने गलत लिख दिया है, इसको हम करेक्शन कर देते हैं। सबसे कम ऊष्मीय एवं, अच्छा इसमें ये फिर से गलत हो गया, एक मिनट। सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत, विद्युत चालकता किसकी होती है? सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वो होती है सीसा, ठीक है, यानी कि लेड, ठीक है। तो सीसा में सबसे कम ऊष्मीय और विद्युत चालकता होती है। अब हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे मेटल की, तो हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर खिसकाते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक डेंस जो मेटल है, सर्वाधिक घनत्व वाली धातु वो होती है ऑस्मियम। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सबसे अधिक घनत्व, सबसे घनत्व वाली धातु, तो सबसे घनत्व वाली धातु ऑस्मियम होती है, ऑस्मियम, ठीक है। ओ एस से इसको डिनोट करते हैं। और सबसे घनत्व वाली है, इसका जो डेंसिटी सबसे अधिक है, तो यही सबसे भारी भी होगी, ठीक है। सबसे भारी भी यही होती है, क्योंकि जो ज़्यादा डेंस है तो वही सबसे भारी होगी। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। तो हल्की सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। लिथियम को एल आई से डिनोट करते हैं, हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा। और सबसे कठोर धातु की अगर बात की जाए, सबसे कठोर, सबसे कठोर धातु होती है क्रोमियम, सी आर से इसको डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हार्डनेस ऑफ मेटल की, मतलब कि कठोरता, कठोरता के हिसाब से अगर हम मेटल को देखें, ठीक है। तो सबसे कठोर, कठोरता क्या होती है कि सारी धातुएं कठोर होती हैं, पर इसके अपवाद होते हैं जो कि कठोर नहीं होते हैं। तो जैसे कि सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम, इसके क्या है, अपवाद हैं कि ये कठोर नहीं होते। इनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से ये कट हो जाती हैं। सोडियम और पोटेशियम इतनी ज़्यादा क्या होती हैं, कोमल धातु होती हैं। हमने यहाँ पे सबसे कठोर धातु देखा, तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि सबसे मजबूत धातु, सबसे मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग धातु, ठीक है। सबसे मजबूत धातु होती है टंगस्टन, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं टंगस्टन को। टंगस्टन सबसे मजबूत धातु होती है। और सबसे कठोर कौन सी होती है, क्रोमियम होती है, ठीक है। मजबूत अलग चीज़ है, कठोर अलग चीज़ है, ठीक है। कठोर मतलब कि क्षण भंगुरता उसमें नहीं होगी, मजबूत है, ठीक है। तो सबसे मजबूत धातु टंगस्टन होती है, सबसे कठोर धातु क्रोमियम होती है। कठोर मतलब हार्ड, मजबूत मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, कठोरता से मतलब है कि बहुत टाइट सी हो। टंगस्टन मजबूत है, उसको आप भले हथौड़े से मारेंगे वो फैलेगा, पर वो काफ़ी मजबूत होती है, ठीक है। इसके बाद सबसे मजबूत मिश्र धातु, कठोर से मतलब है कि बहुत हार्ड है, पर उसको अगर हम पीटेंगे तो वो टूट सकती है, ठीक है। पर मजबूत से मतलब है कि वो भले कठोर ना हो ज़्यादा, वो फैल जाए हथौड़े से पीटने पे, पर वो मजबूत है, वो टूटेगी नहीं, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कि सबसे मजबूत मिश्र धातु, एलॉय की बात हो रही है, ठीक है। सबसे मजबूत मिश्र धातु कौन सी होती है, सबसे मजबूत मिश्र धातु होती है स्टील, ठीक है। तो अब धातुओं के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उनका क्वथनांक, ठीक है। तो सर्वाधिक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु, इसको मैं लिख लेता हूँ। आप लोग भी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट में लिखिए स्पष्ट तरीके से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु कौन सी है, जिसको पता है वो कमेंट करिएगा।
तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु होती है टंगस्टन, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था ना सबसे मजबूत भी धातु है, तो इसीलिए वो सबसे मजबूत होती है, ठीक है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है, जिन लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो भारत में टंगस्टन का उत्पादन भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है देगाना खान, जो कि राजस्थान में, ठीक है। देगाना खान, राजस्थान। और बात करें कि टंगस्टन का जो कि गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम उसको ले जाएंगे कि वो पिघल जाएगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टंगस्टन को पिघलाने के लिए हमें 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देना पड़ेगा। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु, सबसे कम मेल्टिंग यानी गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु कौन सी होती है, तो ये होती है पारा, ये, ठीक है, पारा यानी कि Hg। ये सबसे जल्दी कम तापमान पर भी ये क्या हो जाती है, पिघल जाती है। और सामान्य तो ये क्या रहती है, पारा जो रहती है वो लिक्विड मेटल इसको कहते हैं, ये कि ये ज़्यादातर क्या रहती है, तरल अवस्था में रहती है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ धातुओं के देख लेते हैं, जैसे आयरन का, ठीक है। आयरन यानी कि Fe का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1535। अगर लोहे को आपको पिघलाना है तो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड का उसको तापमान देना पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉपर यानी कि तांबा का मेल्टिंग पॉइंट। तांबे का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1038 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। तो मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, ये आपको पता ही है, ठीक है। फिजिकल स्टेट, तो इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत है नहीं, बस आपको पता है कि इस सामान्यतः, तो आपको पता है कि सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, यानी कि ठोस होती हैं, पर इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, ठीक है, एक्सेप्शन। कौन कौन से इसके अपवाद हैं, ठीक है। तो मरकरी इसका अपवाद है। मरकरी मैंने अभी ऊपर भी आपको क्या बताया था कि ये क्या, सामान्यतः ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो मरकरी, मरकरी यानी कि पारा, ठीक है, Hg से इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए ये क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। लिक्विड मेटल भी इसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी में बोले तो तरल धातु इसको कहा जाता है। अब मरकरी है, तो सॉरी यहाँ पे नहीं, तीर का निशान बनेगा यहाँ पे। मरकरी को क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर भी इसको कहते हैं, ठीक है। मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। और मरकरी क्या करती है, मेटल के साथ अमलगम बनाती है। जो मरकरी होती है वो धातुओं के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करती है, ठीक है। मरकरी जो होती है वो धातुओं के साथ यानी कि अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाती है, पर क्या, आयरन को छोड़कर, ठीक है, ये चीज़ भी आपको जाननी जरूरी है, आयरन को छोड़कर, Fe को छोड़कर, ठीक है। बाकी अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करती है Hg, ठीक है। और जो इसका अयस्क होता है ना, मरकरी का अयस्क यानी कि पारे का अयस्क का, पारे का अयस्क आपको बताना है कौन होता है। तो पारे का अयस्क का नाम है, सुना होगा आपने, सिनेबार। नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको लिख दीजिए, सिनेबार। अब हम मेटल के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। अब हम मेटल के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। मेलिएबिलिटी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये टर्मोलॉजी आपने पहले भी सुनी ही होंगी, ठीक है, हो सकता आप भूल गए हों। तो मेलिएबिलिटी यानी कि अघात वर्तनीयता, अघात वर्तनीयता, ठीक है। अघात वर्तनीयता से मतलब है कि
शॉर्ट में लिखूँ तो पीट करके चादर के रूप में, ठीक है। इससे आप समझ गए कि धातुओं को पीट पीट कर हम क्या कर सकते हैं, उनकी चादर की फॉर्म में उनको फैला सकते हैं। पीट करके उनकी पतली चादर हम बना सकते हैं, ठीक ठीक है। तो पीट करके चादर के रूप में फैलाने का गुण, इसको कहते हैं मैलिएबिलिटी, अघात वर्तनीयता। तो सबसे मैलिएबल धातु यानी कि सबसे अघात वर्तनीय धातु, ठीक है, तो सबसे अघात वर्तनीय धातु गोल्ड होती है, ठीक है। यानी कि AU से इसको डिनोट करते हैं, लिखने की जरूरत है नहीं कि सबसे अघात वर्तनीय धातु, आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा। और इसका नाम, गोल्ड का नाम ना AU, AU क्यों हम इसको AU से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है ऑरम, ठीक है। ऑरम से मिलकर बना है AU, ठीक है। ऑरम, और ये क्या है, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स कहते हैं आभूषण को। ऑर्नामेंट्स में इसका यूज होता है ना गोल्ड का, तो वहीं से इसका नाम ऑरम, और ऑरम से इसका नाम गोल्ड आया, ठीक है। और गोल्ड की प्योरिटी हम किस में नापते हैं, कैरोटीमीटर से हम इसको नापते हैं। कैरेट में होते हैं ना गोल्ड, 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी। दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि अब लास्ट की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो होती है डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। तन्यता का गुण क्या होता है, तो तन्यता कहते हैं कि खींचकर पतली तार के रूप में फैलाने का गुण। तो खींचकर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, खींचकर पतले तार के रूप में, ठीक है। तो सबसे तन्य धातु भी गोल्ड ही होती है, तो इसको लिखिए आप, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी या सबसे ज़्यादा तन्य धातु वो भी होती है गोल्ड ही, ठीक है। सबसे ज़्यादा गोल्ड होती है, फिर उसके बाद होती है एजी यानी कि सिल्वर। तो आप 1 ग्राम सोने से, आप लोग ध्यान से सुनिए, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना कितना कम होता है, आप उसको खींचकर 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। इतना ज़्यादा तन्य होता है गोल्ड। तो उसके बाद अब हम नॉन मेटल को देख लेते हैं, यानी कि अधातु को, ठीक है। तो जो मेटल के हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, यानी कि अधातुएं हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में। आप लोग लिख लेंगे ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि राइट साइड, राइट साइड मतलब कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पाई जाती हैं नॉन मेटल, ठीक है। अब जैसे मेटल थे ना कि गुड कंडक्टर थे, तो ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि अच्छे नहीं होते, अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा के और इलेक्ट्रिसिटी के, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। वो चालक थे तो इनको सीधे सीधे आप कुचालक कह लीजिए, ठीक है। पर इस पे भी अपवाद आते हैं, ठीक है। अपवाद क्या है, अब हम यहीं पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हीट के ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, पर इसका अपवाद है, हीट वाले का अपवाद है डायमंड। हीट का क्या डायमंड क्या होता है, सारी अधातुएं हीट के कुचालक होती हैं, पर डायमंड हीट का सुचालक होता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले का अपवाद हम देखें तो वो होता है ग्रेफाइट। सारी अधातुएं अचालक होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की, पर ग्रेफाइट क्या होता है, चालक होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डायमंड क्या होता है, हीट का, ऊष्मा का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। जबकि अन्य अधातुएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अब डायमंड और ग्रेफाइट को हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स वाली क्लास में डिटेल में, ठीक है। जो कार्बन के अपर रूप हम पढ़ते हैं उसमें डायमंड और ग्रेफाइट को हम पढ़ेंगे। तो डायमंड को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तो इसकी होती है टेट्राहेड्रल संरचना, यानी कि चतुष्फलक की संरचना। लिखना है तो लिख लीजिए, चतुष्फल की संरचना होती है। और ये होता है चमकीला। चमकीला ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है, चमकीला होता है। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पेंसिल में करते हैं। दूसरा उपयोग इसका होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये मॉडरेटर के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसको ड्राई ग्रीस भी कहते हैं, मशीनों पे प्रयोग करते हैं इसको, ठीक है, ड्राई ग्रीस के रूप में। तो इसको हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन वाली क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी कि sp3 संकरण, sp2 संकरण, sp संकरण। और ग्रेफाइट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे कि क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट
करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, ठीक है, वो सब हम वहाँ पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हीरे की बात आई तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। भारतीय हीरा संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड सूरत में है। और भारत में हीरा का सर्वाधिक खनन कहाँ किया जाता है? पन्ना में किया जाता है, पन्ना की खान में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं हम, ठीक है। तो नो मेटालिक लस्टर, नो मेटालिक लस्टर यानी कि धात्विक चमक नहीं होती है। जब धातुएं हैं ही नहीं तो धात्विक चमक भी क्यों होगी इनमें, ठीक है। तो धात्विक चमक नहीं होती है, धातुओं की तरह चमकती नहीं है। पर इसके अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन है? इसके भी अपवाद हैं। तो अपवाद है आयोडीन। आयोडीन में क्या होती है? चमक होती है धातुओं की तरह, तो आयोडीन इसका अपवाद है। ग्रेफाइट भी चमकदार होता है, ठीक है, तो इसलिए पॉलिश बनाने में भी शायद ग्रेफाइट का यूज होता है, ठीक है। और डायमंड, डायमंड तो आपको पता ही कि कितना ज़्यादा चमकदार होता है। तो ये तीनों अपवाद है। फिर अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल स्टेट किसकी? धातुओं की, नॉन मेटल की, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट को मैं PS से लिख दे रहा हूँ, फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल्स। यानी कि अधातुओं का फिजिकल स्टेट क्या होता है कि जनरली ये तो सॉलिड होती हैं, ये तो गैस होती हैं। तो जनरली, सामान्य तौर, ठीक है, जनरली सॉलिड होंगी या तो, और या तो होंगी सीधे के सीधे गैस। पर इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? देखिए, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो पढ़ने ही पड़ते हैं। अपवाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन होता है लिक्विड फॉर्म में, और ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ओनली मतलब ब्रोमीन ही एकमात्र क्या है? एकमात्र ऐसी अधातु है, एकमात्र जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं एकमात्र द्रवित अधातु, ठीक है। इंग्लिश में जिन्हें लिखना है तो वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? ओनली लिक्विड नॉन मेटल। मतलब एकमात्र यही है जो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फिजिकल स्टेट अगर इनकी हम देखें तो क्या होती है? ये सॉफ्ट होते हैं, जनरली क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट कहने से ज़्यादा बढ़िया हम इसको कह सकते हैं मुलायम, कह सकते हैं ब्रिटल। ब्रिटल इनके लिए ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। अब इनका भी अपवाद पता ही है आपको कि जो डायमंड होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो अपवाद में डायमंड आ जाएगा। और इनके अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो बहुत लो होते हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? एलोट्रॉप्स के रूप में, यानी कि अपर रूप के रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में। जैसे कि मेटल क्या होते हैं? इसको के रूप में पाए जाते हैं, वैसे ही अधातुएं नॉन मेटल क्या पाई जाती हैं? इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट, यानी कि ये प्रकृति में किस फॉर्म में पाई जाती हैं? अपर रूप के फॉर्म में पाई जाती हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स के फॉर्म में, यानी कि अपर रूप के रूप में ये क्या होती हैं? पाई जाती हैं, ठीक है। तो अपर रूप पढ़ेंगे हम, बहुत सारों के होते हैं, कार्बन के हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम जिस समय आएगा उस टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। जब कंपाउंड वाले को पढ़ रहे होंगे उसके बाद हम एलोट्रॉप्स कर लेंगे, या इस क्लास के बाद ही हम इनको कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम मेटालॉइड्स को देखेंगे। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? जो तो ना धातु है और ना जो अधातु है, तो यानी कि उपधातु है, ठीक है। और ये पीरियोडिक टेबल में पाई जाती हैं मध्य स्थान पे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरी पेन ले लेते हैं हम, मध्य स्थान में। किसके मध्य स्थान में? पीरियोडिक टेबल के। तो आप लोग पूरा लिख लेना। तो इनकी एक डेफिनेशन है, आपको लिखनी जरूरी है कि ये जो होते हैं ना रूम टेम्परेचर पे, जो मेटालॉइड्स यानी कि अधातु हैं वो रूम टेम्परेचर पे, यानी कि सामान्य तापमान पे क्या करते हैं? नॉन मेटल की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल क्या कर रहे होते हैं? ये नॉन मेटल की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं। कौन? मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल यानी कि अधातु की तरह, अधातु मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अधातु की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। अधातु की तरह व्यवहार, कौन? मेटालॉइड्स की बात हो रही है। उपधातुएं धातुएं रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल की तरह व्यवहार करती हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो आप लोग लिख देना टेम्परेचर, में T लिख रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या करती है? मेटल की तरह व्यवहार करती हैं, ठीक है। तो सामान्य ताप पे तो ये रहती हैं, अधातुओं की तरह व्यवहार करती हैं,
और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये मेटल की तरह व्यवहार करते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं मेटलॉइड्स। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो फेमस एग्जाम्पल्स आपको पता है कि एक तो सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन SI से डिनोट करते हैं, और दूसरा है जर्मेनियम, जर्मेनियम यानी कि GE से इसको डिनोट करते हैं। सिलिकॉन क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इनका उपयोग कहाँ करते हैं हम, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में हम इनका उपयोग करते हैं IC चिप बनाने में, ठीक है, इंटरनल सर्किट बनाने, IC चिप बनाने में इनका प्रयोग होता है, ठीक है। और कौन सी इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यानी कि अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं सेमीकंडक्टर को हिंदी में, ठीक है। तो जैसे आपकी स्मार्ट वॉच है, आपके फ़ोन के अंदर सब में IC सर्किट लगा होता है, IC मतलब इंटरनल सर्किट लगा होता है, उसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं, जर्मेनियम का यूज करते हैं। सिलिकॉन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए सिलिकॉन का ज़्यादा यूज किया जाता है। हमने पढ़ा भी था कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर सिलिकॉन पाई जाती है, और फिर एल्युमिनियम पाई जाती है। तो सिलिकॉन दूसरे नंबर पे पाई जा रही है हमारी भू प्रॉपर्टी में, तो सिलिकॉन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो LEDs होती है ना, LED लाइट होती हैं जो, इनको कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड लिख लेता हूँ मैं इसको भी, लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड में गैलियम का, और देखिए गैलियम, गैलियम को हम Ga से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, गैलियम और आर्सेनाइड, आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है LED बनाने में। ये दोनों भी क्या है, मेटलॉइड्स है। अब LED की बात आई तो लेज़र आपने सुना होगा, ठीक है। लेज़र को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेज़र लाइट सुनी होगी ना आपने, तो लेज़र LASER, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, L से हो जाता है लाइट, लाइट A से हो जाता है एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन S से हो जाता है स्टिमुलेटेड, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो लेज़र की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करिए, लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन, लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, ठीक है। और इसकी खोज की थी थियोडोर मेनन ने, तो इसको भी लिख लेते हैं। लेज़र की खोज किसने की थी, थियोडोर मैमन ने की थी, ठीक है। तो हमने देख लिया, मेटल देख लिया, नॉन मेटल देख लिया, मेटलॉइड्स देख लिया। कल से हम कंपाउंड को आप शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, हमने देखा था ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन, तो ये एलिमेंट है, ये मेटल्स है, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, तो ये वाला हमने पढ़ दिया। अब हम ये वाला पढ़ेंगे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, ठीक है। उसके बाद हम मिक्सर को पढ़ेंगे, होमोजीनियस, फिर हेट्रोजीनियस, और फिर उसमें हम पढ़ेंगे एसिड, बेस, सॉल्ट, सारी चीज़ें हम पढ़ देंगे, ठीक है। उसके बाद लगभग हमारी केमिस्ट्री CTT एग्ज़ाम्स के लिए तो पूरी हो जाएगी, फिर हम देखेंगे बायो वाला पोर्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।